बच्चों, तो हम लोग हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ पेपर के साथ आए हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट हमारे डेवलप होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन अ CCP। पहले तो मुझे CCP का शॉर्ट में नाम पता होना चाहिए भैया। CCP मतलब FCC ही होता है सर। अब FCC में एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं सर? फेस सेंटर पे प्रेजेंट रहते हैं और एक कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते हैं सर पर यहाँ तो वॉइड्स की बात करी है सर। वॉइड्स तो सर कौन से वॉइड्स है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं सर? एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। तो अब हम लोग हमारा फिगर ड्रॉ करते हैं इस। तो सबसे पहले आपको एक क्यूब ड्रॉ करना है। देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट पेशेंस रखिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, एच का सेंटर पकड़ लेते, 2 एच का सेंटर पकड़ लेते और जो बॉडी सेंटर वाला वॉइड है उसको पकड़ लेते। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते, यहाँ से एक लाइन बनाते, यहाँ से एक लाइन बनाते। बेटा अगर आप ध्यान दोगे तो बॉडी का सेंटर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा होगा, तो यानी यहाँ का डिस्टेंस इधर से कितना होगा बेटा? हाँ, a/2। कितना होगा? a/2। सर ये वाला डिस्टेंस, सर ये स्ट्रेट लाइन है, ये नीचे जाएगी तो पूरी a बनाएगी, तो सर ये वाली भी डिस्टेंस कितना है? a/2। सर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी ना सर, तो पाइथागोरस लगेगा, तो क्या मुझे ये y डिस्टेंस मिल जाएगा? सर हम चेक कर रहे हैं। ऐसे तो हम बोल सकते थे सर ये 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच में a डिस्टेंस भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता था, बट मैं पॉसिबिलिटी देखने की कोशिश कर रहा हूं क्या वो सही है। तो देखो बेटा y² किसके बराबर हो जाएगा बेटा? a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो बेटा किसके बराबर हो जाएगा? y² इज इक्वल्स टू बेटा a²/4 प्लस a²/4। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। कितना आएगा? a²/2। सर 4 4 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 a²/2। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी सर? कितनी आएगी बेटा? a/√2 आएगी बेटा। कितनी आएगी? a/√2। ए हो सकता था सर, ए पॉसिबिलिटी थी दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पर मैंने एक ऐसी वैल्यू बता दी a/√2। आप खुद ही सोचो, √2 की वैल्यू 1 से ज्यादा, ए को √2 से डिवाइड करेंगे तो ए से तो छोटा ही आएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे मिल गया बेटा। ए ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो गया, a/√2। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स हैव। तो बेटा एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स का हमें पहले तो डोमेन ओरिजिन चेक करना पड़ेगा। सर डोमेन ओरिजिन क्या होता है सर? तो बेटा आपको ये याद है, एक एरो ऊपर, एक एरो एक ऊपर, ऊपर एक एरो ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा बेटा। हमारे पास जो ऊपर नीचे वाला सेटअप रहता था बेटा, वो कौन सा होता था? एंटी फेरोमैग्नेटिक सिस्टम रहता था। कौन सा रहता था बेटा? एंटी फेरोमैग्नेटिक सिस्टम। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक सिस्टम में डोमेन्स ऑपोजिटली अलाइंड रहते हैं बेटा। कैसे अलाइंड होते हैं? ऑपोजिटली। तो यानी इसके मैग्नेटिक फील्ड को काटने के लिए ये बैठा है, इसके मैग्नेटिक फील्ड को कट करने के लिए ये बैठा है बेटा। हेंस हमें क्या मिलेगा? जीरो मैग्नेटिक मोमेंट बेटा। पहला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो हमें एनसीईआरटी पे लाइन टू लाइन स्टिक रहना है बेटा, लाइन टू लाइन स्टिक रहना है, लाइन। ठीक है, अब यहां ध्यान देते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। FeXO कंटेन्स 1 Fe+3 फॉर एवरी 3 Fe+2 आयन। बेटा ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमें हमारे बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा और इजी वे में मिल जाते हैं, जहां नॉन स्टाइक्रोमेट्रिक नंबर लिखा रहता है, लाइक x वहां पे 0.092 होगा। हाँ, कुछ लोग याद रिकॉल कर सकते हैं। तो देखो ये टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, ये मैं आपको ऑप्टिमम लेवल वाला बता रहा हूं बेटा। तो पहले तो जो हमें ये दिया है, इसको हमें मैथमेटिकल स्टेट में लिखना है। बोल रहा है हर एक Fe+3 आयन के लिए मेरे पास 3 Fe+2 आयन है। अरे वाह सर, कुछ नया नहीं किया, बस जो लिखा है वो मैथमेटिकली लिख दिया। तो लेट से +3 वाले y काउंट में है, तो बेटा +2 वाले कितने हो जाएंगे बेटा? 3y। सर अब उस आयरन में एक +2 है और एक +3 है, पर सर दोनों को मिलाएंगे, दैट इज y + 3y को ऐड करेंगे, तो टोटल Fe तो मुझे कितने दिख रहे होंगे बेटा? x के बराबर ही दिख रहे होंगे। तो ये पहली इक्वेशन बनी। हाँ ना बोलो भाई, एकदम परफेक्ट। आगे देखो, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई 4y = x। डन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस में चार्ज को देखने के लिए, चार्ज को। तो लेट से हम लोग ये मानते हैं कि ये इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है, कोई मॉलिक्यूल पे चार्ज नहीं है। दिख रहा है क्या?
नहीं दिख रहा सर, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी Fe रहेंगे उनका टोटल चार्ज प्लस ऑक्साइड का चार्ज -2 ओवरऑल किसके बराबर हो जाएगा सर, 0 के। सर Fe तो सर दो लोग थे ना, एक तो +3 वाला एग्जिस्ट कर रहा था और एक कौन एग्जिस्ट कर रहा था सर, +2 वाला। सर +3 का काउंट आपने पहले कितना बोला, y बोला सर, तो हर y पे कितना चार्ज होगा बेटा, 3y। 3y क्यों आया, क्यों, क्योंकि सर एक Fe+3 पे अगर 3 चार्ज है तो टोटल तो मैंने यही एज्यूम किया ना, पूरे मॉलिक्यूल में कितने हैं सर, y। आगे बढ़ते बेटा, +2 इंटू यहां कितना हो जाएगा बेटा, 3y। ओवरऑल चार्ज ये -2 उधर जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 2। तो बेटा आपको इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, 3y प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 6y इक्वल्स टू 2, 9y इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 2। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2/9। सर x ढूंढना है, यहां x को रिलेट करके दिया है, y 2/9 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 2/9 इंटू 4 दैट इज 8/9। बेटा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर सकते हैं, इससे इजी ही आपको देखने को मिलेगा। आप इसका कंसेप्ट सीख गए, यानी आप हर टाइप वाले सीख गए। नॉन स्टाइक्रोमेट्रिक नंबर दे दिया रहेगा आपको, तो एक सामने से नॉन स्टाइक्रोमेट्रिक फॉर्म में दे रखा होगा, ये बात क्लियर है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी बेटा KF की वैल्यू दे रखी है। देन फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलालिटी NaCl सॉल्यूशन। NaCl बेटा, NaCl सीधा साधा बंदा नहीं, दिक्कत देता है। क्या देता है, वो इलेक्ट्रोलाइट है सर। NaCl हो गया या कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिक्कत क्या देते हैं सर, जो दिखता है वो होता नहीं है। NaCl जाएगा पानी में तो टूटेगा सर Na+ और Cl-, क्योंकि यहां कोई अल्फा नहीं दिया है। याद है अल्फा लास्ट पेपर में हमने डिस्कस करा था, अल्फा नहीं दिया है तो हम ये मानेंगे कि 100% डिसोसिएशन है सर। कितना परसेंट डिसोसिएशन है, 100%। यानी यहाँ पे आई की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी बेटा, एकदम सही पकड़ा आपने, 2 के बराबर। अब मुझे पता है कि फॉर्मूला एकदम सिंपल है सर, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी, है कि नहीं सर, बिल्कुल सर सही है सर, सही जा रहे हो सर। I की वैल्यू कितनी हो गई 2, KF की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 1.86, मोलालिटी कितना है सर 0.1, बिल्कुल सही बेटा। आगे बढ़ते तो 2 इंटू 0.186 करेंगे तो बेटा 0.372 आएगा बेटा, कितना आएगा 0.372, सबको इंक्लूड करके ही मैंने कैलकुलेशन किया है। बट क्या मुझे चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, नहीं सर, मुझे उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए। तो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है कि डेल्टा TF जो होता है ना वो कैसे ओपन होता है सर, T0 माइनस TS से। सर कौन सी नई बात बोली आपने, T0 माइनस TS से ही तो ओपन होता है। नहीं बेटा, अगर आप याद करोगे डेल्टा TV को तो वो TS माइनस T0 से ओपन होता है। इसका रीजन क्या है सर, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एलिवेट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा डिप्रेस होता है। सही है, डिप्रेशन में चला जाता है सर, तो डिप्रेशन में चला जाता है तो T0 माइनस TS किसके बराबर हो जाएगा, 0.372। ओके बेटा, अब मुझे पता है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं देखने जाऊंगा तो देखो TS की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, वाटर के लिए तो नॉर्मल वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो TS की वैल्यू -0.372 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, -0.372 डिग्री सेल्सियस। बेटा दोनों ऑप्शन आपको दिखते, प्लस का भी माइनस का भी, बट मुझे उसने फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ढूंढने को बोला है बेटा, सॉल्यूशन का, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ढूंढने को नहीं बोला। ये बात समझ आएगी नहीं। चलो आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर मतलब आई की बात कर रहा है बेटा, किसकी बात कर रहा है, आई की बात कर रहा है। तो पहले तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सर, हमने 12th खत्म करना है, खत्म ही नहीं सर, अच्छी तरह खत्म करना है। तो सर हमें ये अच्छी तरह खत्म करना है तो क्या करना है सर, आंख बंद करके जो आप करवा रहे हो लास्ट तक फॉलो करना है सर, आंख बंद करके जो आप लास्ट तक करवा रहे हो वही फॉलो करना है सर। तो आप देखो ये कॉम्प्लेक्स जब टूटेगा तो 2 पार्ट में टूटता है सर, बॉक्स कभी टूटता नहीं है, रूल ही याद रखने का। ब्रैकेट जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, ब्रैकेट के अंदर सारी चीज वैसी की वैसी रहेगी। बाहर कौन बैठा है सर, के बैठा है, कौन बैठा है, के। कितना आयन्स में टूटेगा बेटा, 3 आयन, और के पे कितना चार्ज होता है, +1, तो कितना आयन उधर हुए, +3 चार्ज हुआ, तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट पे कितना चार्ज आ जाएगा,
-3। क्यों? क्योंकि जब दोनों को मिक्स करेंगे सर तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए सर, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स में कोई भी चार्ज नहीं है। अब बताओ कितने आयन्स हुए सर? ये पूरा एक आयन है। अरे कॉम्प्लेक्स है तो क्या आयन होने का हक नहीं रखता? बिल्कुल रखता है सर। तो एक आयन ये हो गया और 3 आयन ये हो गए, तो यानी यहाँ पे टोटल आयन्स का काउंट कितना है बेटा? 4 है। कितना है बेटा? 4। अब आप चेक करते जाओ भाई। सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस। इसको तोड़ेंगे बेटा तो 2Al + 3 टाइम्स जो उनके नीचे वाला कोफिशिएंट है वो उनकी नंबर्स बताएगा। क्या बताएगा? नंबर्स। उससे बेटर ट्रिक है बेटा, 2 + 3 कर लो बेटा। कितना आया? 2 + 3 करेंगे तो कितना आया? 5 आयंस आया। सर ये तो आंसर नहीं है सर। 2 + 4 कर ले सर। 2 + 4 नहीं करेंगे सर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि SO4 एक पूरा आयन होता है, उसके पास एक नंबर है सर। तो कितना हुआ? 2 + 1 कितना हुआ सर? 3 हुआ। पूरा SO4 एक को काउंट करा जाता है बेटा। नेक्स्ट को देखते हैं, एल्यूमिनियम। सर एल्यूमिनियम 1 है सर। पूरा नाइट्रेट एक आयन है, उसके पास कितना काउंट है? 3 + 1 कितना आ गया? 4। सर वेंट ऑफ फैक्टर इसके लिए सेम है सर। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये बात समझ आई? आगे चेक कर सकते थे, के के पास 1 है, Cl के पास 1 है। यहाँ पे अगर आप आई की वैल्यू है, नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू देखते तो कितनी आती? 2। सर SO4 में आपने दगा दिया। नहीं, SO4 पूरा आयन है ना बेटा। पूरा आयन है तो पूरे तरीके से टूटेगा ना, तो पूरा एक ही टूटेगा -2 में, क्योंकि उसके पास पूरा SO4 एक ही है। ये बात समझ आई कि नहीं? चलो आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको अपने बेनिफिट्स जितने भी हो सके, अगर आपका लेवल बेस समझने या अंडरस्टैंडिंग में कम है तो पहली प्रायोरिटी में हमेशा ये कोशिश करिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सीखते जाइए MCQ के थ्रू। आपको एनसीईआरटी खोल के नहीं देखनी है, सारे क्वेश्चंस में एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट लेके आ रहा हूं। तो आपको एनसीईआरटी खोलनी नहीं है, इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू सारी प्रैक्टिस करनी है। बात समझ आ रही है कि नहीं बेटा? देखो एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन एनसीईआरटी बेसिस पे, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सर लाइटिक वाला कौन सा सेल होता था? जहां फेरेडे भैया काम आते थे, फेरेडे के लॉ काम आते थे। और सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा होता था? जहां हमारा नर्स्ट इक्वेशन होता था। याद है कि नहीं याद है? इक्विलिब्रियम आता था। सही है कि नहीं? बस एकदम सही पकड़े सर। तो देखो जब ई सेल 0 के बराबर रहता है ना सर, तब तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहती है सर। किस पे रहती है? इक्विलिब्रियम पे। जब ई सेल एक्सटर्नल वोल्टेज से बड़ा रहता है तब तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही एक्ट करता है। कहानी में ट्विस्ट ये लाता है सर, जब ई सेल ई एक्सटर्नल के बराबर हो जाता है ना तो रिएक्शन रुक जाती है, ना इधर ना उधर। तो होगा क्या सर? आप थोड़ा भी वोल्टेज बढ़ाओगे एक्सटर्नल का तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या बन जाएगा सर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सर सारे ऑप्शन एक ही बार में डिस्कस कर लिए सर। यहाँ पे नो रिएक्शन सर, नो रिएक्शन सर, कोई रिएक्शन नहीं होती सर। यहाँ पे तो आपने बता दिया इक्विलिब्रियम होता है सर। ये कहाँ काम आता है? नर्स्ट में काम आता है। याद करो बेटा, नर्स्ट इक्वेशन में हम लिखते थे ना, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.059 अपॉन n फैक्टर लॉग ऑफ QC। अगर मैंने बोला रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तो सबसे पहली फुर्सत में कौन जीरो होता है बेटा? ई सेल पहली फुर्सत में जीरो हो जाता है। बात समझ आएगी नहीं? चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ यार। एनर्जी रखनी है, टाइम कम नहीं है। अगर यूटिलाइज करना है तो इससे ज़्यादा टाइम कहीं नहीं है। सोते जागते कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो भाई, ऑनलाइन यूट्यूब दिवालीपुरा यूथ टाइप करो, MCQs की कहानी की तरह सुनते रहो। जितने क्वेश्चन आते रहे सुनते रहो, जितने कंसेप्ट बनते रहे सुनते रहो भाई। अगर 50 में से 10 भी कंसेप्ट बन गए तो क्या बुराई है भाई। चलो नेक्स्ट आ जाओ। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NH4OH की हमें बतानी है सर। हमने ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम में किया था सर, याद है सर? जोड़ मरोड़ के तोड़ ओड़ के आगे पीछे करके हमें NH4OH बनाना है सर। NH4OH यानी पहले से तो होगा नहीं, पहले से तो ये दे दिया है सर, ये तो भाई रेस से बाहर हो गया सर। आप देखो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। तो जब मैं अमोनियम क्लोराइड को NaOH के साथ मिक्स करता हूं तो सर अब अमोनियम आयन है ना, अब क्लोरीन के साथ बोर हो गया। हाँ बस उसी तरीके जैसे आप बोर होते हो ना, बस अब उस अमोनियम क्लोराइड को क्लोरीन अब पसंद नहीं आ रहा सर। बस सही पकड़ रहे हो बेटा। NH4+ और Cl- है। अब आप NaOH को देखो बेटा, NaOH भी टूटेगा तो कैसे टूटेगा बेटा? Na+ और OH-। सर ये भी तो बोर होते हैं। तो बोर होगा तो पता है प्लस भागेगा माइनस के पास, माइनस भागेगा प्लस के पास। तो हमें तो हमारा चीज मिल गया ना, NH4OH मिल गया कि नहीं मिल गया सर? बट एक्स्ट्रा चीज क्या आ गई है सर? NaCl आ गई। तो मैंने इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए पिछला
पेपर में डिस्कस किया था सर, जो NaCl एक्स्ट्रा आता है उसको उड़ा देना, इसीलिए तो इन्फॉर्मेशन देता है सर, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की अलग से इन्फॉर्मेशन देता है। तो बेटा देखो आपको यहीं पे आंसर आपका दिख गया, या आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ आई कि नहीं? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रखो, ऐसे आएंगे ही आएंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे, देखने को भी मिलेंगे, देखोगे तो करने को भी मिल जाएंगे। ये बात क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते बेटा। कंडक्टिविटी कप्पा, बेटा कटप्पा मामा आ गए बेटा, कप्पा की वैल्यू ढूंढनी है अपने को। अब बोला है किसके इक्वल है, तो थोड़ा सा मैं फिजिक्स पढ़ा देता हूँ भाई, इतनी अच्छी तो नहीं है बट थोड़ी काम लायक तो है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई ए। रो को अभी नहीं डाला, प्रोपोर्शनैलिटी साइन रखा है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो इक्वल्स टू रो, रेजिस्टिविटी बोला जाता है बेटा रो को, एल बाई ए होता है। देखो रेजिस्टेंस का सारी चीजें उल्टी करने पे ना कंडक्टेंस के बारे में पता चलता है। तो अगर आप रेजिस्टेंस को उल्टा कर रहे हो तो भैया अगर RHS को LHS को रिवर्स कर रहे हो तो है, हाँ RHS भी तो रिवर्स होगा, तो ये रेजिस्टिविटी है तो 1/ρ क्या होगा बेटा, कंडक्टिविटी। और सर क्या L/A रिवर्स नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा, ये A/L हो जाएगा। सर रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा, बिल्कुल सही, कंडक्टिविटी, जिसको हम कप्पा कटप्पा मामा के नाम से जानते हैं बेटा। कप्पा आ गया इंटू A/L, और ये रेजिस्टेंस 1/R को 1/R रहने देते बेटा। तो क्या आप यहां से वैल्यू डिराइव कर सकते हो बेटा? क्या हो जाएगी, कप्पा इज इक्वल्स टू L/A इंटू 1/R। सही है बेटा। आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है? सर ए वाला दिख रहा है। सर एनसीईआरटी में एक और चीज है, देखो ये मैं आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन लाया हूं, ये बच्चे भूल जाते हैं। 1/R रेजिस्टेंस को तो कैपिटल G से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस बताते हैं सर, पर ये G स्टार क्या होता है सर? सर ये G स्टार भी वही होता है सर, L/A, जो L/A क्या रहता है बेटा, सेल कांस्टेंट रहता है ना, सेल कांस्टेंट को ही मैं G स्टार से रिप्रेजेंट करता हूं। अरे सर तब तो ये दोनों आंसर सेम ही है। बिल्कुल सेम है बेटा, ये केस में दो आंसर बनेंगे हमारे पास, ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। ये बात क्लियर है ना? ये एमसीक्यू इसीलिए इंक्लूड करवाया कि अभी अभी आप नोट कर लो इस चीज को, जो जो रिसेंट होता है वही काम का रहता है भैया, पहला पहला प्यार ही काम का रहता है, बाद के प्यार तो बस ऐसे ही होते हैं। समझ आई कि नहीं बात? आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। फॉर अ रिएक्शन 3A gives 2B, व्हाट विल बी द रिएक्शन रेट विथ रेफरेंस टू B? ठीक है बेटा, यहाँ रेट लॉ लगेगा। कौन सा लॉ लगेगा? रेट लॉ। कैसे बता दिया सर? डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन है। और कौन सा रेट लॉ लगेगा? उसमें भी डिफरेंशियल रेट लॉ लगेगा। तो भैया डिफरेंशियल रेट लॉ ने क्या बोला था? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डी, जो भी रिएक्टेंट रहता है, माइनस क्या बताता है? डिसअपियरेंस। रिएक्टेंट टाइम के साथ घटता है ना बेटा, ऐसा तो नहीं है कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट बढ़ रहा है। बढ़ रहा होगा तो आप समझो आप रिएक्टेंट गलत समझ रहे हो, प्रोडक्ट गलत समझ रहे हो। तो माइनस DA/dt। सर एक चीज भूल गए, हाँ कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट होता है, तो कोफिशिएंट कितना है? 3 इक्वल्स टू प्लस, सर प्लस किसके लिए? सर प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वो अपीयर हो रहा होता है, प्लस dV/dt। सर हमें तो dV/dt ढूंढना है ना, रेट ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस यहां पे वो रेफरेंस नहीं अपीयरेंस बोलना चाहता बेटा, शब्दों को मत पकड़ो, भावनाओं को पकड़ते हैं। समझ आएगी नहीं? तो dV/dt किसके बराबर हो जाएगा बेटा? -2/3 dA/dt के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? -2/3 dA/dt। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो देखो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? बी ऑप्शन मैच कर रहा है, एकदम आंख बंद करके टिक कर देने का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल रेट लॉ, और आप इसको और भी आगे लिख सकते हो। रेट और किसके बराबर होता है? सर रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा रिएक्टेंट इस केस में कौन है बेटा? ए है सर। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तब तो जो कोफिशिएंट रहता है, हाँ जब एलिमेंट्री रिएक्शन होता है ना तब जो कोफिशिएंट रहता है वही क्या बन जाता है? ऑर्डर। ये एक्स क्या बता रहा है बेटा? ऑर्डर। किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये बात क्लियर है बेटा? तो आंसर आपका ये -2/3 dA/dt, दैट इज बी ऑप्शन, एकदम सही है बेटा। आगे बढ़ते हैं। In the reaction H2O plus Br2 gives HOBr plus HBr। ठीक है, तो Br2 gets, Br2 का क्या हो रहा है? तो देखो बेटा ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं ना इनऑर्गेनिक के, तो आप ये मान के चलो कि इनऑर्गेनिक पढ़ने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही। सर हम एनसीईआरटी कितना रट्टा मारे, तो बेटा आपको रट्टा मारना ही नहीं,
आपको मैक्सिमम ट्राई करनी है कि आप एनसीईआरटी के एमसीक्यूज से मतलब ओरिएंट पढ़ाई करो। थ्योरी तो आप एनसीईआरटी की पकड़ लोगे, अब उस थ्योरी में से 60% तो आपके एमसीक्यू डायरेक्ट आ जाएंगे, जो नहीं आएंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें ऑक्सीडेशन नंबर देखना पड़ता है। तो रिएक्टेंट साइड जो ब्रोमियम है पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है सर, 0। तो यानी हर ब्रोमियम पे 2x की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ब्रोमियम कितने पे बैठा होगा सर, 0 पे बैठा होगा। ये बात क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते प्रोडक्ट पे आ जाओ सर। प्रोडक्ट पे HOBr है सर। अब मुझे पूरे मॉलिक्यूल पे 0 चार्ज है, याद है लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था, जिसका ढूंढना है उसको x मानते हैं बेटा, बाकी सबका पता होना चाहिए। हाइड्रोजन अगर मेटल्स के साथ जुड़ता है तभी -1 लेता है, वरना वो हमेशा क्या रहता है, +1 रहता है नॉन मेटल्स के साथ। ऑक्सीजन कौन से स्टेट बेटा, -2। ये बात क्लियर है कि नहीं बेटा? अब बताओ x -1 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, +1। यानी ब्रोमीन 0 से +1 जा रहा है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया सर, आगे देखते सर। क्या यहीं पे ब्रोमीन खत्म हो गया? नहीं सर, HBr में भी तो ब्रोमीन दिख रहा है सर। ब्रोमीन हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा है सर, +1। ब्रोमीन क्या हो जाएगा बेटा, -1। वही ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन एक ही नहीं रहा, दो चीजें दिखा रहा है अपनी। 0 से +1 यानी खुद का ऑक्सीडेशन, 0 से -1 मतलब खुद का रिडक्शन। जब सेम ही रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो बेटा, बचपन की पढ़ाई काम आती है, उसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और वो मॉलिक्यूल डिस्प्रपोर्शनेट होता है। क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेट। ये बात क्लियर है? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16? सर हमें दिख रहा है सर, डाउन द ग्रुप जाते हैं सर। हाइड्राइड्स के मतलब ग्रुप 16 के केस में बेटा, ग्रुप 16 के केस में बेटा, कौन से केस में, ग्रुप 16 के केस में आपको इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा Sc, Te और सल्फर के बीच में। तो सर वहां कौन सा कंसेप्ट आएगा सर? देखो ऑक्सीजन तो सबसे आगे रेस में खुद ही हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रहा होगा। क्या बना पा रहा होगा? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट यहां पे थोड़ी सी चीजें अलग दिखेंगी, है अलग, इसीलिए दिखेंगी। तो अलग क्या दिखेंगी? जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो वैंडर वॉल फोर्सेस बढ़ते हुए दिखेंगे आपको। कौन से फोर्सेस देखेंगे बढ़ते हुए बेटा? वैंडर वॉल फोर्सेस। जिस कारण से जितना बड़ा साइज होता है बेटा, उतना ज्यादा वैंडर वॉल फोर्स होता है। इसी रीजन से, काम की चीज नहीं है पर बता देता हूं, I2 जो रहता है वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? हाँ, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये बात क्लियर है? तो जितना ज्यादा वैंडर वॉल फोर्सेस पार्टिकल्स के बीच में होगा, उतना आपको हीट देना पड़ेगा उसको बॉयल करने के लिए, उड़ाने के लिए वेपर फेज में। तो आपको पक्के तरीके से दिख गया होगा कि यहाँ पे H2O तो टॉप लीडर होगा सर। क्यों होगा सर? क्योंकि वहां पे H बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। कौन सी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है? H बॉन्डिंग। बाद में जो सबसे लोएस्ट ग्रुप में है वो Te है, सबसे डाउन द ग्रुप, यानी उसमें वैंडर वॉल फोर्स सबसे मैक्सिमम होगा। फिर Fe आ गया, फिर सल्फर आ गया। बेटा कौन सा आंसर हो गया? बी हो गया। तो ये कंसेप्ट याद रखना कि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं बेटा, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ग्रुप 16 में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा, वहां आपको वैंडरवॉल से चेक करना पड़ेगा। तो वैंडरवॉल सबसे लोएस्ट एलिमेंट में सबसे मैक्सिमम होगा, यानी वो लोग अपने जैसे लोगों को कस के पकड़े होंगे, यानी आपको उनको छुड़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। टीचर आपके दोस्त को और आपको अलग करने के लिए ज्यादा परेशान होता है कि नहीं? सही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपके बीच की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है। ये बात क्लियर है कि नहीं? देखो टीचर ये देता होगा, घर वाले किसी और को छुड़ाने के लिए बॉन्डिंग एनर्जी देते होंगे, ठीक है। अब वो रिलेटिव टर्म है, ठीक है। आगे देखते हैं। एल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स बाय ट्रीटिंग विद। तो बेटा हमें है ना एनसीईआरटी की वो 6 रिएक्शंस एकदम पता होनी चाहिए। जब मैं एल्कोहल को रिएक्शन करता हूँ बेटा, किसके साथ करता हूँ? HCl के साथ, ZnCl2 के प्रेजेंस में, तब भी मुझे एल्काइल हैलाइड मिलता है। बेटा दूसरी एक फेमस रिएक्शन है, देखो यहीं पे दिख गई। एल्कोहल को मैं किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ बेटा? रेड फॉस्फोरस और Br2 के प्रेजेंस में, तब भी मुझे एल्काइल ब्रोमाइड मिल जाता है। ये बात क्लियर है ना? बस यहीं पे गेम खत्म हो गया सर। ये वाला कोई काम का नहीं है सर, H2SO4 कोई काम का नहीं है सर। सही है कि नहीं? तो इस केस में भी हमारे पास 2 आंसर हो जाएंगे। बेटा बेस्ट रिएक्शन याद कर लेते हैं, एमसीक्यू में यहीं काम आ जाएगा। बेस्ट रिएक्शन एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल से प्रिपेयर करने के लिए SOCl2 के साथ करवाई जाती थी। किसके साथ करवाई जाती थी? SOCl2। वहां पे एल्काइल क्लोराइड मिलता था और SO2 गैस और HCl गैस बाहर निकलती थी।
क्योंकि दो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट जो है वो वेपर फेज में निकल गए, तो आपका मेजर कंपोनेंट कौन रहेगा? एल्काइल क्लोराइड। ये दिस इज द बेस्ट रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल्स। बेटा गॉट दैट? समझ आ गया ये बात? चलो भैया आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विसिनल डाइहैलाइड्स? बेटा विसिनल और जेमिनल। विसिनल क्या होता है बेटा? विसिनल डाइहैलाइड्स मतलब होते हैं अगल बगल वाले कार्बनों पे हेलोजन मिल जाए तो उसे विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। सर जेमिनल, जेम डाइहैलाइड का मतलब होता है सेम पे बेटा, अगर अपने ही घर पे दो हेलोजन जुड़े रहे, अपना पड़ोसी पे भी हेलोजन हो और अपने घर पे भी हेलोजन हो, सर वो विसिनल कहलाएगा। सर अपने ही घर पे दो दो हेलोजन जुड़े हुए हैं तो जेम डाइहैलाइड कहलाएगा। बेटा विसिनल पहचानना है बेटा, पहले ही दिख गया ए ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा पोजीशन से क्वेश्चन आते हैं, ये बात याद रखना। पोजीशंस वाले जितना हो सके उतने क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके रखो। ये बात क्लियर है कि नहीं? चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड मतलब इथेनॉल होता है बेटा, सही है कि नहीं? तो इथेनॉल मतलब क्या होता है बेटा? CH3 CO पाई और H हो गया, इथेनॉल हो गया बेटा, एल्डिहाइड हो गया। उसको फिनाइल हाइड्राजिन, अरे बाप रे सर, हाइड्राजिन और वो भी फिनाइल वाला, तो बेटा ये वाली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का पार्ट है, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का। याद करो NH2Z के साथ रिएक्शन करते थे तो हमें मिलते थे अलग अलग, एक पूरा चार्ट है। अगर NH3 लेते थे तो इमाइन मिलता था, याद आ रहा है? अगर अमाइन लेते थे तो स्किप बेस मिलता था, अगर हाइड्रोक्सिल अमाइन लेते थे तो ऑक्साइम मिलता था। हाँ बस एकदम वैसा ही। उसी तरीके से अगर N2H4 लेते थे बेटा, N2H4 का खुद का नाम हाइड्राजिन होता था, तब जो प्रोडक्ट का नाम बनता था हाइड्राजोन मिलता था बेटा। क्या मिलता था? हाइड्राजोन मिलता था। देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आपको मिल जाएगा, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स में। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक MCQ तो पक्का मान के चलो आएगा ही आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनेगा सर? सारी बातें बाद में सर, पहले प्रोडक्ट बना के बताओ सर। तो यहाँ पे देखो Z जो है वो अलग अलग सब्स्टिट्यूट हो सकते थे सर, तो यहाँ अलग अलग सब्स्टिट्यूट फिनाइल है सर, C6H5। सर इसका चेहरा कैसा दिखता है सर? एरोमेटिक रिंग जब सब्स्टिट्यूट की तरह नाम आता है सर फिनाइल बोला जाता है। आगे देखो, ऐसे टाइप के लिए मैकेनिज्म बोर्ड में एक्सक्लूसिवली हम लोग बोर्ड में कैसे बनाएंगे तो देख लो आप लोग। जब भी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करने को बोले ना बोर्ड वाले, तो NH2 का जो H2 है उसको पाई बॉन्ड O की तरफ दिखा दिया करो। किसकी तरफ दिखा दिया करो? पाई बॉन्ड O। और जो भी Z है उसको दूर रखो भाई, उसका अभी कोई काम नहीं है, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता ही नहीं है बेटा। बड़े प्यार से H2 और CO पाई बॉन्ड को, ऑक्सीजन को लेके जाओ। किसको लेके जाओ बेटा? यहाँ पाई बॉन्ड को भी उड़वा दिया मैंने, पर पाई बॉन्ड को नहीं उड़ाना है आपको, किसको लेके जाना है? ऑक्सीजन को। तो यानी फाइनल में आपको कौन सी चीज निकलती हुई दिखेगी बेटा? वाटर। और ये नाइट्रोजन की एक वैलेंसी कम हुई और ऑक्सीजन की तो 2 वैलेंसी कम हुई। सही बोला? गलत बोला सर आप। सर नाइट्रोजन की भी तो 2 वैलेंसी कम हुई, 2 हाइड्रोजन गए ना पानी बनाने के लिए। तो सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कैसे जुड़ेंगे? नाइट्रोजन और कार्बन कैसे जुड़ेंगे? बस वही पाई बॉन्ड रखा है, इसीलिए पाई बॉन्ड को नहीं तोड़ा। तो बेटा कैसा दिखेगा? C डबल बॉन्ड N। बेटा यहाँ कौन आ जाएगा? C6H5। बेंजीन की शक्ल है बेटा, CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा? H। बेटा आपको आंसर ऐसे ही दिख रहा होगा, बता दो कौन सा आंसर बन रहा है, देख के बताओ फटाक से। क्या बना? CH3 CH, यहाँ तो कितने कार्बन बन रहे बेटा? ये आंसर हो गया आपका। ये बात क्लियर है ना? दिस इज द प्रोडक्ट। ये बात क्लियर है कि नहीं? डन। चलो आगे बढ़ते। ये आप बोर्ड लेवल पे एकदम, अगर आपको ये थ्योरी पार्ट में भी आता है बेटा तो आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे, एकदम ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? 2 कार्बन है, CH3 CH, डबल बॉन्ड है पर अब O के साथ नहीं है सर। क्यों सर? O तो गया पानी बनाने, और ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का है सर, पानी क्या O के साथ बनता है? 2 हाइड्रोजन भी चाहिए तो वो पानी के साथ ले गया, O के साथ ले गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा A वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन गिव फेलिंग टेस्ट? सर फेलिंग टेस्ट क्या होता है? सर हम 2 सॉल्यूशन लेते थे, फेलिंग A और फेलिंग B। फेलिंग A में क्या रहता था? कॉपर सल्फेट। फेलिंग B में क्या रहता था? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रॉशल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। दोनों को मिक्स करते थे। सर किस में मिक्स करते थे? सर कोई एक ऐसा टेस्ट ट्यूब, पहले तो आप याद रखो फेलिंग टेस्ट है ना, ओनली एल्डिहाइड्स देते हैं सर, और एल्डिहाइड्स देके क्या बना रहे होते हैं? किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं सर? अपने आप को
कार्बोक्सिलेट आयन में, किस में कन्वर्ट कर रहे होते बेटा, कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है कि नहीं बनता वो कैसे पता चलता है, बहुत सही सवाल पूछा बेटा। क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी देखने को मिलेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या देखने को मिलेगा, रेड प्रेसिपिटेट। सर एल्डिहाइड में तो दो फैमिली हो सकती है ना, एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो वेरी गुड बेटा आप सही पकड़े, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ही फेलिंग टेस्ट देते हैं बेटा, एरोमेटिक वाले फेलिंग टेस्ट देते हैं नहीं है। सर कीटोन, कीटोन नहीं है सर, कीटोन के लिए हमने लास्ट पेपर में डिस्कस कर दिया था सर, सोडियम हाइपोहैलाइड, वो बुरा ना मान जाए ना, बुरा ना मान जाए कीटोन, इसीलिए उसके लिए सोडियम हाइपोहैलाइड वाला टेस्ट करके उसको कार्बोक्सिलेट बनाया था, याद करो, आयोडोफॉर्म निकला था, हेलोफॉर्म निकल रहा था, ये बात क्लियर है। तो हमें यहाँ पे एकदम क्लियरली दिख गया है कि फेलिंग टेस्ट में दो सॉल्यूशन यूज करते हैं, फेलिंग ए फेलिंग बी, ए और बी मैंने बता दिया। फाइनल रिजल्ट क्या रहता है, वो कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटा। और कैसे पता चला कि वो बना कि नहीं, क्यूप्रस, क्यूप्रस क्यों इतना इंफसाइज कर रहा हूं सर, क्यूप्रस में कॉपर कौन से स्टेट में रहता है बेटा, +1 स्टेट में रहता है, और वो रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। डन। अब आप बताओ मुझे सर, CH3CO CH2 CH3, सर ये तो कीटोन ग्रुप है, एकदम आंख बंद करके, ये CO मतलब CO पाई को इंडिकेट कर रहा है। सर यहाँ आ जाओ CH3 CHO, सर ये एल्डिहाइड है सर, यही चाहिए सर हमें, यही चाहिए सर। देख लो आगे चेक कर लो सर, C6H5CHO, सर ये बेंजाल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है पर एरोमेटिक है, नहीं कोई काम का नहीं सर, ये तो ईथर है सर, इसका तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सही है बेटा, आगे बढ़ते हैं। डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, बेटा कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देता, कैनिजारो की पहचान कैसे होती थी बेटा, या तो अल्फा कार्बन ही ना हो, या तो अल्फा कार्बन हो, किसके पास हो, एक बात यहां भी याद रखना, कैनिजारो रिएक्शन ओनली एल्डिहाइड शो करते थे बेटा, एक्सक्लूसिवली ओनली एल्डिहाइड शो करते थे, कीटोन्स का कोई लेना देना नहीं रहता था। हाँ एल्डोल में कीटोन भी कर सकते थे और एल्डिहाइड भी कर सकते थे, बट कैनिजारो ओनली एल्डिहाइड्स, चाहे वो एरोमेटिक हो या चाहे वो एलिफेटिक हो। पर आगे की कंडीशन क्या सर, आगे की कंडीशन या तो अल्फा कार्बन ना हो या अल्फा कार्बन हो पर अल्फा हाइड्रोजन ना हो। सही है बेटा। सर अल्फा कार्बन वार्बन क्या होता है सर, मैं तो पहली बार आपसे जुड़ा हूं सर इस पेपर के थ्रू, तो बेटा याद करो, अल्फा कार्बन मतलब होता है कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को क्या बोलते हैं सर, अल्फा कार्बन बोलते हैं, याद है ना, सही है कि नहीं। अब आगे आ जाओ, मीथेनॉल, सर मीथेनॉल मतलब होता है HCO⁻H, सर एक ही कार्बन है ना मिथ। सर आगे आ जाओ, इथेनॉल, सर इथेनॉल मतलब दो कार्बन CH3CO⁻ और ये H, आल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, सर आंसर आ गया सर बी। सही है कि नहीं। आगे के ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो सर, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, सर यहाँ पे फेलिंग जैसी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसके पास अल्फा कार्बन भी है पर अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी देगा सर। और देके क्या करेगा सर, कैनिजारो में वो डिस्प्रपोर्शनेट होता है, डिस्प्रपोर्शनेट होने पे वो क्या बनता है, एक मोल जो होता है सर उसका किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलेट में, और एक मोल अपने आप को रिड्यूस करता है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल, सॉरी बेंजाइल अल्कोहल में। ये बात क्लियर है। कैनिजारो में एल्डिहाइड्स अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं बेटा, क्या करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट। अभी याद है हमने देखा था खुद का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन, तो जब वो ऑक्सीडेशन करेगा तो हमें एक सीरीज याद रहनी चाहिए सर, एल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीडेशन पकड़ के करवाओगे सर वो कहाँ पहुंचेगा, या तो एल्डिहाइड पे पहुंचेगा या तो कहाँ पहुंचेगा सर, कीटोन ग्रुप पे पहुंचेगा। ये बात क्लियर है। और आगे ऑक्सीडाइज करवाओगे तो वो कार्बोक्सिलिक पे पहुंचेगा। तो ये सीरीज हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहनी चाहिए। ये बात क्लियर है। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा सर, एल्डिहाइड अपना डिस्प्रपोर्शनेशन करेगा, यानी उसका एक मोल ऑक्सीडाइज होगा, एक मोल रिड्यूस होगा। कौन सा एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड ही करेगा सर, कीटोन का कोई लेना देना नहीं है। वो एल्डिहाइड करेगा या तो जिसके पास अल्फा कार्बन ही ना हो, जैसे हमारा पहला वाला केस हो गया मीथेनॉल, उसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं था, या अल्फा कार्बन हो पर अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ये बात क्लियर है बेटा। तो हमारे पास आंसर तो मिल गया, बी आंसर। चलो आगे बढ़ते बेटा। CH3COOH क्या यूज करें हम जो हमें CH3CO⁻NH2 दे। सर आप इतने अच्छी तरह CO⁻ कैसे पढ़ रहे हो, तो बेटा देखो, एक तो प्रैक्टिस, अनुभव, दूसरा आप भी देखो, CO का बॉन्ड होगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ही रहेगा, और यहाँ बगल में कौन है, NH2। तो बेटा आपको ये ग्रुप आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दिस इज नोन एज अमाइड, इथेन अमाइड बोलेंगे, अमाइड। जब कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है ना बेटा,
उसको क्या बोला जाता है सर, अमाइड। सर कार्बोक्सिलिक से अमाइड कैसे मिलता है, हाँ देखो कैसे मिलता है। तो कार्बोक्सिलिक में आपको है ना CH3C डबल बॉन्ड हो और OH का मुंह उधर रखना है। सर OH से मुंह फेर लिया इन लोगों ने तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं NH3 लेके आऊंगा, NH3 का एक हाइड्रोजन NH2 से मुंह फेर लेगा और हीट करने पे सर H और OH निकलता दिख रहा है। सर इसकी भी एक वैलेंसी कम हुई और नाइट्रोजन की क्या 2 वैलेंसी कम हुई, उसकी भी एक कम हुई, तो नाइट्रोजन जाएगा कार्बोनिल कार्बन के पास, तो क्या मिलेगा CH3CO पाई। सर ध्यान से देखना बेटा, नजर हटी कंसेप्ट निकला, दुर्घटना यहाँ कोई घटनी नहीं है, नजर हटा कंसेप्ट निकला। ये बात क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते बेटा, कोई जल्दी सा तो नहीं कर दिया ना, देख लो भाई अमाइड है यानी मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो रिस्पेक्टिव अमाइड में कन्वर्ट होगा। करना कुछ नहीं है, कार्बोक्सिलिक का OH और अमोनिया में से H, पानी निकला, बस अपने को तो क्या करना है, पानी निकालना है, सही है कि नहीं? आगे देखो, हिंसबर्ग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट है ना गुडसेट में रिपीटेडली आ रहा है, बोर्ड में भी आ रहा है। हिंसबर्ग रिएजेंट अमाइंस का कंसेप्ट रहता है जहां पे वो डिग्री ऑफ अमाइंस बताता है, डिग्री ऑफ अमाइंस बताता है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस ही हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बेंजोसल्फोनामाइड। क्या बनाते हैं, बेंजोसल्फोनामाइड। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो बेटा आप याद रखो कि अब ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। बेटा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को क्या बोला जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो देखो यहाँ सर रिएक्शन कैसे होती है सर, आप 2 केस ले लो सर, प्राइमरी अमाइन ले लो। प्राइमरी अमाइन मतलब नाइट्रोजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन ने मुंह फेर दिया सर, तो ये Cl और H है ना एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। हाँ बस एकदम परफेक्ट, S की एक वैलेंसी कम हुई, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी कम हुई, सर ये ऐसे बन गया SO पाई और यहाँ पे क्या आ गया NH और R आ गया। ये बात क्लियर है बेटा, सही है कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पे कौन रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री वाला। अब आप मैकेनिज्म समझते हुए दिख रहे होगे बेटा, क्या चाहिए सर, अमाइन का एक हाइड्रोजन मुंह फेरना चाहिए, उससे मुंह फेरना चाहिए, जैसे आपसे लोग मुंह फेर देते हैं ना, अब वो अंदर की बात आप ही लोग जानते हो, जैसे आपसे लोग मुंह फेर देते हैं ना वैसे अमाइन का हाइड्रोजन मुंह फेरना चाहिए। सर 1 डिग्री के पास तो एक हाइड्रोजन होगा, 2 डिग्री के पास भी एक हाइड्रोजन होगा, पर क्या लगता है 3 डिग्री अमाइन के पास कोई हाइड्रोजन होगा? नहीं होगा, इसीलिए 3 डिग्री अमाइन मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता नहीं है। ये बात क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते तो हमारा आंसर होगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सही है ना बेटा? ये आ गया बी ऑप्शन, डन। आगे बढ़ते चलो, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। चलो बेटा अब ये डायग्राम को समझते हैं, ये डायग्राम का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था लास्ट पेपर में। आप देखो ये रिएक्टेंट है बेटा, ये प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो एनर्जी होती है ना, जो डिफरेंस इन एनर्जी होता है ना बेटा, इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब बेटा ये पहाड़, ये याद है मैंने बताया था पहाड़ चढ़ने की बात है, लास्ट टाइम जो जुड़ा था वो तो सही है, जो अभी जुड़े हो सो मत बेटा। ध्यान से देखो, जो रिएक्टेंट से ये पीक तक चढ़ने की एनर्जी होती है ना, पहाड़ चढ़ने की, उसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं बेटा। तो यानी ये जो ये है सर, ये जो x है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है। ये पहली बात तो समझ आ गई बेटा, सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया। करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है ना बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है ये जो पूरी लेंथ है एक्स एक्सिस के बॉटम से पीक तक की जो लेंथ होती है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। सर ये एनसीईआरटी में है ही नहीं सर, वो जो इसमें ग्राफ दिया है ना उसमें एक बहुत छोटे से स्टार मार्क्ड है। थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस, हाँ कुछ लोगों ने पढ़ा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर होता है? एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीसीज। यानी ये पूरे लेंथ जो रहता है वो किसको इंडिकेट करता है बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी को। सर तो ये क्या दिया है? थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्स प्लस वाई माइनस जेड है। सर नहीं होगा सर, वो तो पूरी लेंथ आप बोल रहे हो ना, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होना चाहिए। सर जो नहीं है तो पहला तो गलत है, ये बात क्लियर है? सर ये रिवर्स दिया है सर, तो रिवर्स मतलब पीछे से पहाड़ चढ़ो भाई। पहाड़ आप जहां हो वहां से चढ़ने वाली एनर्जी को ही एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं ना। तो आप प्रोडक्ट से यहां आ रहे हो तो देखो आप कितना लेंथ, कितना पहाड़ चढ़ रहे हो सर? एक्स प्लस वाई।
तो रिवर्स रिएक्शन के लिए बेटा, रिवर्स रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा EA डैश, वो किसके बराबर हो जाएगा सर, x प्लस वाई। सर क्या x प्लस वाई दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है सर, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ये बात क्लियर है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर डेल्टा एच z प्लस एक्स के बराबर होता है। सर डेल्टा एच तो किसी के बराबर नहीं हो, डायरेक्ट ही वैल्यू दे रखी है, किसके बराबर होगा, y। सर डेल्टा एच क्या होता है, रिएक्शन की एंथैल्पी, जो किसका डिफरेंस होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पीज। ये पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये बात समझ आई कि नहीं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सही है। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन। सर CH3, अब आप भी पढ़ना सीख गए, CO पाई, वेरी गुड, CH3 CO पाई NH2। अभी इसको देख के आए बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, अमाइड ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, अमाइड। इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करवाई है, किसके प्रेजेंस में, NaOH। बेटा इसको बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, ना मेरा है ना तुम्हारा है। रिएक्शन का नाम होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे वाली रिएक्शन किस लिए काम आती है, 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर करने के लिए। क्या प्रिपेयर करने के लिए बेटा, 1 डिग्री अमाइन के लिए। और 1 डिग्री अमाइन कैसे बनता है, जो भी कार्बोनिल कार्बन से एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है वो CO पाई का साथ छोड़ देता है और NH2 के साथ आ जाता है। सही है। साथ छोड़ने का तो उदाहरण आपके जहन में बहुत घर करके बसा होगा भैया, बस वैसे ही साथ छोड़ता है CO पाई के साथ और किसके साथ जाके जुड़ जाता है, NH2। सर आगे आ जाते हैं। सर जो आपके पास मिला है तो ये हमारा X हुआ, इसको CHCl3 को बेटा मैंने बताया था क्या बोलते हैं, CHX3 कुछ भी हो उसको हेलोफॉर्म बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। अब ये क्लोरोफॉर्म है क्योंकि क्लोरीन जुड़ा है, उसको KOH के प्रेजेंस में हीट करते हैं। सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट खुद में है, कार्बेल अमाइन टेस्ट। सर कार्बेल अमाइन टेस्ट, कार्बेल अमाइन टेस्ट में आइसोसाइनाइड ग्रुप मिलता था बेटा, याद है, CH3NC बॉन्ड मिलता था। क्या मिलता था बेटा, CH3NC बॉन्ड, CH3NC बॉन्ड। ये बहुत फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होता था, याद है, हमने लास्ट क्लास में लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बहुत फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। और ये कार्बेल अमाइन टेस्ट ओनली प्राइमरी अमाइंस देते हैं बेटा। सर क्या हैप्पी बर्थडे वाली रिएक्शन CH3 के लिए AR भी हो तो वो भी देगा, हाँ बिल्कुल देगा। CH3 की जगह अगर बेंजीन भी होता तो वो भी देता सर। अब ये आपके पास आइसोसाइनाइड ग्रुप आ गया। अब आइसोसाइनाइड आपका क्या रहेगा बेटा, Y ग्रुप रहेगा। अब आइसोसाइनाइड CH3NC को आपको क्या करना है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सर ये तो रिड्यूसिंग एजेंट का गॉडफादर है सर, गॉडफादर। सही है ना, गॉडफादर है सर। तो नाइट्राइल आइसोसाइनाइड ग्रुप को अमाइंस में करेगा तो CH3NH2, सर क्या मिलेगा, CH3NH2, और यहाँ क्या मिल जाएगा सर, CH3। NH2 नहीं होगा बेटा, माय मिस्टेक, NH होगा। ये बात क्लियर है। कितने डिग्री का अमाइन मिला बेटा, यहाँ पे हमें 2 डिग्री का अमाइन मिला। और ये कौन सा प्रोसेस हो गया, रिडक्शन। सर डायरेक्ट NCERT की रिएक्शन है सर, डायरेक्ट NCERT की रिएक्शन है। तो आपको आपका आंसर दिख रहा होगा सर, डी वाला हो जाएगा। सर ये तो क्या बना दिया, डायज़ोनियम तो कैसे बनेगा, डायज़ोनियम भी पूरा नहीं है सर, Cl- होता तब डायज़ोनियम होता। ये बात क्लियर है। हाँ बी आंसर कभी किसी जमाने में हो सकता था, अगर उसने क्या पूछने को बोला होता X, बट उसने एंड प्रोडक्ट बोला है तो हमें तो Z बताना है। ये बात क्लियर है बेटा। तो 2 डिग्री अमाइन मिल गया, ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते चलो बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट पेयर ऑफ पॉलीमर एंड इट्स मोनोमर। सर नाइलॉन सिक, कैप्रेलो एक्टम। सर ये एकदम सही आंसर है सर पर बाकी का क्या। सर जब ए आ जाए ना तो आपको आगे का भी समझाने का, हाँ मैं समझाऊंगा। नियोप्रीन मतलब होता है सर क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन उसका मोनोमर होता है। कैसी शक्ल दिखती है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CCl हो जाता है बेटा। यहाँ पे आप CH2 डबल बॉन्ड CH कितना आ जाएगा बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2। ये बात क्लियर है कि नहीं। ये क्लोरोप्रीन है, ये क्लोरोप्रीन किसका मोनोमर है बेटा, नियोप्रीन का मोनोमर है। ये बात क्लियर है कि नहीं। ऑर्लॉन, ऑर्लॉन क्या होता है सर, पॉलीएक्लेरोनाइट्राइल, पॉलीएक्लेरोनाइट्राइल का मोनोमर हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, एक्लेरोनाइट्राइल। एक्लेरोनाइट्राइल मतलब सर एक्लेयर्स नहीं, CH3CH और यहाँ क्या आ जाएगा CN, नाइट्राइल ग्रुप है ना सर। ये बात क्लियर है। बेकेलाइट, सर बेकेलाइट 2 लोगों की मदद से बनता है सर, फिनॉल और HCO पाई H, दैट इज फॉर्माल्डिहाइड सर, फॉर्माल्डिहाइड। ये बात क्लियर है। तो ये पूरी तरीके से आप
इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग बाकी चीज़ों के भी मोनोमर्स नोट कर ले रहे हो। हमारा आंसर तो क्या रहेगा बेटा, करेक्ट वाला नाइलॉनसिक कैप्रिलोएक्टम। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इन जेलीज। बेटा जेलीज का मतलब होता है चीज़ जैसा, तो चीज़ पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं है, पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं है। जेली तो आपने देखा हो, टॉम एंड जेरी में आप देखते होगे। तो देखो वैसे टाइप में जैसा हम डिस्पर्शन फेज की बात करेंगे कि क्या मिक्स होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से तो वो सॉलिड नहीं है, तो डेफिनेटली लिक्विड होगा, और फिर नेक्स्ट केस क्या होगा बेटा, सॉलिड। तो यानी जेलीज जो रहता है वो किसका एग्जाम्पल होता है बेटा, लिक्विड और सॉलिड का। ये डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स है ये पता होने चाहिए, इसमें से एक क्वेश्चन आने की बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। ये बात क्लियर है। तो सॉलिड प्लस लिक्विड और सॉलिड का केस मिलेगा। डिस्पर्शन फेज जो रहेगा वो लिक्विड रहेगा और डिस्पर्शन मीडियम जो रहेगा वो सॉलिड रहेगा। ये बात क्लियर है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी कायरल एटम्स आर प्रेजेंट इन फ्रुक्टोज। बेटा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था पेपर 1 में कि आपको फिशर प्रोजेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। CH2OH, यहाँ क्या आ जाएगा, CO पाई। अब यहाँ पे आपको 3 डंडियाँ बना देनी है और आखिरी डंडी पे CH2OH लिख देना है। सही है कि नहीं बेटा। यहाँ देखो, यहाँ OH होगा, यहाँ OH होगा, यहाँ H होगा, ये OH होगा बेटा, ये H होगा और ये H होगा। बेटा कायरल कार्बन का मतलब होता है कि चारों वैलेंसीज अलग अलग दिखने को मिलनी चाहिए। सर यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है और कायरल के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, कार्बन का sp3 है। सर रेस से बाहर हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सर यहाँ पे ध्यान दो, 1 कायरल हुआ, 2 कायरल हुआ और 3 कायरल हुआ, ये कायरल हुआ नहीं। तो सर आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिशर प्रोजेक्शंस पता होने चाहिए बेटा, बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम्स में आपको बहुत काम आएंगे। ये बात क्लियर है। एंटीबायोटिक्स which are effective against a single organism। सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब होता है बेटा लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है या डिजीज की बात करता है तो बेटा डायरेक्टली आंसर क्या होता है, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बेटा। तो सी आंसर हो जाएगा बेटा। ये बात समझ आएगी नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। फाइंड आउट द पॉजिटिव चार्ज सोल्स। तो देखो बेटा सोल का है ना पूरा एनसीईआरटी में प्रॉपर चार्ट दिया है, तो आपको सोल्स के एग्जाम्पल तो पता होने चाहिए। सर हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन ये पॉजिटिव स्लो। सर नेक्स्ट, सर हाइड्राइड्स, सल्फाइड्स मेटल्स के हाइड्राइड जो रहते हैं वो भी कैसे रहते हैं सर, पॉजिटिव चार्ज सोल्स रहते हैं। सर ये बात क्लियर है। फिर बेसिक स्टफ डाइज, बेसिक स्टफ डाइज ये भी किसका एग्जाम्पल रहता है बेटा, पॉजिटिव सोल्स का। ये बात क्लियर है कि नहीं। तो आपको डायरेक्टली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आपको वो पेपर दोनों पार्ट में, उस पेज पे आपको दोनों पार्ट में पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल दोनों डिफ्रेंशिएट करके दिया है। हमें उन चीज़ों में तो लेजीनेस नहीं दिखानी है बेटा, डायरेक्ट बैठे बिठाए क्वेश्चन आ जाता है आपको। ये बात क्लियर है ना। फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज गिवन बाय विच एक्सप्रेशन। सर डायरेक्टली रिलेशन होता है x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, जहाँ n की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। सर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो x/m इज इक्वल्स टू k p की पावर 1/n हो जाता है। सर मुझे एक ही आंसर दिख रहा है और वो कौन सा दिख रहा है सर, बी वाला। ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते बेटा फटाक से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिप्रेसेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेटल। देखो पहले तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेटल सल्फाइड ओर्स को सेपरेट करने के काम आता है। अब डिप्रेशन का काम क्या रहता है कि वो सिलेक्टिव ओर्स को ही सल्फर के सेपरेट आउट करता है। जैसे अगर आपके पास ZnS भी प्रेजेंट है और PbS भी प्रेजेंट है ना, तो ZnS को वो फ्रोथ नहीं बनने देगा, वो PbS का फ्रोथ बनने देगा। और वो कौन है डिप्रेसेंट, सर आपको दिख गया NaCN है। सर क्या होगा बच्चा, NaCN। ये बात क्लियर है कि नहीं बेटा, ये समझ आया कि नहीं। NaCN डिप्रेसेंट होता है, वो कब काम आता है, जब सल्फाइड ओर्स, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हम पहले तो सल्फाइड ओर्स में यूज करते हैं। जब 2 ओर्स रहते हैं तो 2 में से सिलेक्टिवली मुझे किसको सेपरेट करना है, उसके काम आएगा। तो ZnS को नहीं वो फ्रोथ बनने देगा सर, वो किसको बनवाएगा, PbS को। ये बात क्लियर है कि नहीं। तो मेरा कौन सा डिप्रेशन होगा बेटा, NaCN। ये बात डन है। नेक्स्ट देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया बेटा मैंने आप लोगों को। टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लो, आपको हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बेटा। अगर मैं देखने जाऊंगा तो FeX6 का एग्जाम्पल ले लेते बेटा। स्क्वायर प्लेनर का पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ये स्क्वायर प्लेनर होता है।
तो स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन तभी आता है जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, दो बॉन्ड पेयर नहीं होते, यहाँ पे दो लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, दो लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। अगर आप XeF6 की बात करोगे बेटा तो आप सेंस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, तो अगर जेनॉन का देखोगे तो 8 होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, एक ही लेके जाएगा, उसको एक से ज़्यादा का इंटरेस्ट नहीं है, तो 6 ले गया, बचे कितने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कितने लोन पेयर हुए, 2 लोन पेयर हुए कि एक लोन पेयर हुआ, एक लोन पेयर, तो सर स्क्वायर प्लेनर तो नहीं बनाएगा ये। सर XeF2 में भी नहीं दिख रहा, सर यहाँ पे आ जाओ XeF4 पे आ जाओ, XeF4 में वैलेंस शेल 8 होते हैं, 8 में 4 बन गए, बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, ये चारों फ्लोरीन बैठ गए, जेनॉन के पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर, कौन सा शेप बन गया बेटा स्क्वायर प्लेनर। आप सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के थ्रू भी कैलकुलेशन कर सकते हो, 1 2 3 4, कितने सिग्मा बॉन्ड बने बेटा 4, नंबर ऑफ लोन पेयर टोटल कितने बचे 2, तो 6 आया, 6 मतलब sp3d2 बेटा, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा C XeF4। ये बात डन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ब्राउन रिंग इज यूज्ड फॉर, तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन एकदम थ्योरेटिकल है, ब्राउन रिंग नाइट्रेट आयन के लिए यूज करते हैं NO3- के लिए। अब एक्चुअली जो इसके अपार्ट जो क्वेश्चन बन सकता है ना, NO3 कभी भी दिखेगा ही नहीं आपको ब्राउन रिंग में। ब्राउन रिंग एक कॉम्प्लेक्स बनता है FeH2O होल 5 NoSO4 का, इस कॉम्प्लेक्स को ब्राउन रिंग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं ब्राउन रिंग बोलते हैं। सर ये NO3 NO में कन्वर्ट हो गया, बस तो पहली रिएक्शन होती है कि आपको NO3- को FeSO4 कोई भी एसिडिक H2SO4 सॉल्वेंट में फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपको H2SO4 यूज करना होता है ना, तो वो उसको किस में कन्वर्ट करता है NO में कन्वर्ट करता है। तो जो ब्राउन रिंग बनाने वाला बंदा होता है ना वो NO होता है बेटा, ये MCQ बन सकता है, इस पे ध्यान देना। फिर ये NO फर्दर आपका H2SO4 और FeSO4 के साथ रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है, ये बात क्लियर है कि नहीं। तो आपके लिए जो टेस्ट होगा नाइट्रेट आयन NO3- के लिए होगा, ये बात क्लियर है। बट एक्चुअली का कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलता है बेटा NO का पार्टिसिपेशन। डन, आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चिलेटिंग लिगेंड। देखो चिलेटिंग लिगेंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात रहती है, स्पेशल बात रहती है। जब भी आपके पास लिगेंड्स हो और लिगेंड्स बाइडेंटेट हो, कैसे हो बेटा बाइडेंटेट हो, बाइडेंटेट यानी वो मेटल की भूख, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक में भी बात पड़ी है। तो हर डी ब्लॉक मेटल्स जो रहते हैं उनको लोन पेयरों की भूख रहती है, तो उनकी भूख मिटाने के लिए लिगेंड्स जाते हैं। तो लिगेंड्स एक इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा लोन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं बेटा, क्या डोनेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जब एक ही लिगेंड से दो या दो से ज्यादा लोन पेयर जा रहे होते हैं, या तो उसको बाइडेंटेट बोला जाता है, या दो से ज्यादा जाता है तो पॉलीडेंटेट लिगेंड बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। सही है कि नहीं। तो देखो NH3, तो ये बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट के केसेस में चिलेट रिंग बनती है। सर याद आ रहा है कुछ, मेटल रहता था बेटा, याद आ रहा है कुछ, ऐसे करके या तो EN लिख देते थे या तो ऑक्जेलेटो आयन लिख देते थे, ऐसे करके वो बनाते थे। सर OX मतलब ऑक्जेलेटो आयन, C2O4-2। सर इथेन 1,2 डाइअमाइन को ही तो बेटा EN बोलते हैं, दो है ना अमाइन, दो अमाइन है बेटा, तो बाइडेंटेट की कैटेगरी में फॉल किया। तो यानी मेटल की भूख एक ही बंदा दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके दे सकता है, ये बात क्लियर है। EDTA बेटा, EDTA का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। EDTA का स्ट्रक्चर देखना है बेटा सर, CH2 इथाइलिन डाइअमाइन सर, N के साथ टेट्रा एसीटेट सर, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। बेटा नजरें बनाए रखना बेटा, नजरें हटी दुर्घटना तो घटी नहीं पर कंसेप्ट निकल गया बेटा, ये बात याद रखना। CH2 CO पाई और O माइनस, तो दिस पोर्शन इज नोन एज एसीटेट पार्ट। तो कितने एसीटेट है बेटा टोटल 4, तो टेट्रा एसीटेट डाइअमाइन ग्रुप हो गया बेटा, और इथाइलिन मतलब CH2 का बॉन्ड, ये बात क्लियर है। तो हर बाइडेंटेट पॉलीडेंटेट के बाद से आपको ऐसी चिलेट रिंग देखने को मिलेगी। ये बताना चाहता है कि सेम मॉलिक्यूल से मेटल्स के कितनी वैलेंसी पूरी हो रही है, दो या दो से ज्यादा, ये बात क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखते चलो,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट्स विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। बेटा अभी हमने देखा हिंसबर्ग को, हिंसबर्ग में क्लासिफिकेशन क्या होता था, 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन से रिएक्ट करते थे, बिल्कुल याद आ रहा है आपको, क्योंकि 3 डिग्री वाले के पास हाइड्रोजन नहीं था मुंह फेरने के लिए, तो HCl नहीं निकलता था। तो हमें यह देखना कि कौन सा रिएक्ट करेगा। सर यहाँ देखो ये कितना है बताओ भैया, C6H5NHCH3 है बेटा, ये क्या है C6H5CH3, यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है बेटा 3 डिग्री का, यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है बेटा 3 डिग्री का, यहाँ पे भी कितने डिग्री का बन रहा है बेटा 3 डिग्री का। हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, कंडीशन है 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन ही रिएक्शन करते हैं। सर बहुत छोटी सी लाइन है, बट यहाँ इसके पास हाइड्रोजन है जो मुंह फेरेगा जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड दैट इज हिंसबर्ग रिएजेंट आएगा और सल्फोनामाइड बनाएगा, बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा, तो भैया आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बात क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते चलो बेटा देखते। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड के साथ पहले आपको अमोनोलाइसिस करना है, जो प्रोडक्ट आता है उसको मेरे को 2 मोल्स ऑफ CH3Cl के साथ करना है बेटा। तो ध्यान से कंसेप्ट को समझना। पहले तो बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन से डायरेक्टली CH2 जुड़ा हो और CH2 से कौन जुड़ा हो बेटा Cl, क्लोरीन, बेंजाइल क्लोराइड। इसको मैं अमोनोलाइसिस करता हूं तो कि पहले किससे करना होता है, पहली बार अमोनिया आता है सर अमोनोलाइसिस में, पहली बार कौन आता है अमोनिया, फिर अमोनिया करता है तो प्राइमरी अमाइन, फिर आगे करके 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, तो पहली बार तो भैया NH3 आता है। सर NH3 आएगा, कहानी वही रहती है, हाइड्रोजन मुंह फेरेगा नाइट्रोजन से और Cl निकलेगा। सर तो आपको क्या मिलेगा CH2NH2। बेटा ये बात समझ आ रही है कि नहीं, बेंजीन CH2NH2 ये हमारा अमोनोलाइसिस का प्रोडक्ट है। उसको अब मैंने कितने मोल्स HCl के साथ CH3Cl मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा है बेटा 2 मोल, तो आपको पहली मोल में तो क्या मिलेगा CH3Cl है। सिमिलरली कहानी है बेटा, यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन मुंह फेरेगा नाइट्रोजन से और Cl को लेके जाएगा, तो पहले मोल के साथ आपको क्या मिलेगा बेटा बेंजीन CH2N, यहाँ पे क्या आ गया बेटा एक H और यहाँ क्या आ गया बेटा CH3। ये बात क्लियर है। अब जो आया उसको दूसरे CH3Cl क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्शन करा दिया, किसके साथ रिएक्शन करा दिया क्लोरोमीथेन। सर इकलौता हाइड्रोजन बचा है मुंह फेरने के लिए, हाँ जाएगा, किसके साथ जाएगा Cl के साथ। बेटा ये कंटिन्यूअस चेन रहती है, पहले आप अमोनिया से स्टार्ट करते हो प्राइमरी अमाइन, देखो ये कितने डिग्री का अमाइन मिला बेटा 2 डिग्री, बहुत सही पकड़ रहे हो। आगे चल के जब रिएक्शन करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा CH2N, हाइड्रोजन तो मुंह फेरा, मुंह जैसे ही फेरा Cl लेके चला गया तो नाइट्रोजन के पास 2 CH3 आ गए और 1 CH2 है, यानी कितने डिग्री का अमाइन हो गया बेटा 3 डिग्री का अमाइन हो गया। कितने डिग्री का अमाइन हो गया 3 डिग्री के लिए। नाम क्या बोलेंगे सर N, डाइमिथाइल फिनाइल मीथेन अमाइन, तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा C। ये बात क्लियर है। ये डायरेक्ट अमोनोलाइसिस का क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ रिस्पेक्ट के लिए भी और थ्योरी के लिए भी। डन, आगे देखते। विच टाइप ऑफ आइसोमर इज प्रेजेंट इन आइसोप्रोपाइल अमाइन एंड एन प्रोपाइल अमाइन। तो बेटा आइसोप्रोपाइल अपने आप में एक डिफरेंशिएबल पोजीशन रहती है। अगर मैं बीच वाले 3, बेटा पोजीशन से खुश मत हो भाई, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अमाइन जो रहती है अपने में ही एक डिफरेंट पोजीशन होती है। जब 3 कार्बन में बीच वाले कार्बन से कोई भी ग्रुप जुड़ा हो आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे ये पार्ट को। अमाइन है तो यहाँ कौन आके जुड़ जाएगा बेटा NH2। बेटा एन प्रोपाइल अमाइन मतलब क्या होता है CH3 CH2 CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा NH2। नॉर्मल चेन है। कैसे टाइप का आइसोमर है सर, फंक्शनल तो है नहीं क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो NH2 है। टॉटोमेरिज्म तो छोड़ ही देना है हमारे, टॉटोमराइजेशन तो कुछ हो नहीं रहा, इनॉल इमाइन वाला फॉर्म कुछ आ नहीं रहा। पोजीशन आइसोमर है सर। सर चेन भी तो हो सकता था। तो देखो पोजीशन की डेफिनेशन समझो, जब स्केलेटल स्ट्रक्चर यानी पेरेंट चेन का जब स्ट्रक्चर सेम रह जाता है, इधर से इधर आने में क्या कार्बन को कुछ आगे पीछे किया क्या, अगर आगे पीछे करते तब तो चेन आइसोमर होता। पर स्केलेटल स्ट्रक्चर अगर सेम रह रहा है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा पोजीशन आइसोमर। तो बेटा वो कौन सा केस होगा पोजीशन आइसोमर का। ये बात चेन और पोजीशन में समझ आया। चेन में तो स्ट्रक्चर मेन स्केलेटल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, बट पोजीशन में तो स्केलेटल स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। बेटा ये बात क्लियर हुई कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू। बेटा डायरेक्ट स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, थ्योरी हमें पता होनी चाहिए, जानकारी हमें मिलनी चाहिए। ग्लूकोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
गलत बात, सही है ना। नेक्स्ट, ऑन ऑक्सीडेशन ग्लाइकोनिक एसिड गिव्स सैकरिक एसिड, बेटा ये एकदम सही बात, दूसरा पॉइंट ही सही। ग्लाइकोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स, नहीं है सर, ऑलिगोसैकेराइड्स का एग्जाम्पल नहीं है। ऑन हाइड्रोलाइसिस स्टार्च गिव ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, सर ग्लूकोज, जब आप हाइड्रोलाइसिस स्टार्च का करते हो तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज नहीं, पहले माल्टोज मिलता है, फिर हाइड्रोलाइज करके तब भी ग्लूकोज मिलता है, फ्रुक्टोज तो दूर दूर तक नहीं मिलता। तो बेटा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। ये बात डन है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलैरिटी यूरिया ऑफ अ सॉल्यूशन इन केल्विन ढूंढना है बेटा, केल्विन। केवी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.52। तो सर यूरिया जो रहता है, यूरिया के लिए आई की वैल्यू, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू एग्जैक्टली 1 रहती है। सर बॉइलिंग पॉइंट यानी सर डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। सर यूरिया के लिए आई तो 1 रहता है सर, तो आई को तो 1 मान लिया, के बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.52। मोलैलिटी और मोलैरिटी इस केस में सेम मानते हैं। देखो होता क्या है, सॉल्यूट का बहुत छोटा अमाउंट ऐड करते हैं, तो यानी जो वॉल्यूम वाटर का होता है, वाटर का वॉल्यूम तो हमें जग जाहिर पता है, वाटर का वॉल्यूम डेंसिटी और मास में रिलेशन क्या होता है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है। तो हम यही मान के चलते हैं मोलैलिटी मोलैरिटी एक ही तरीके से चल रहा होता है, ठीक है। तो मोलैलिटी, मैं ये 0.1 मोलैरिटी को 1 ही मोलैलिटी ले लेता हूँ, सही है कि नहीं। तो डेल्टा टीबी का रिलेशन आपके लिए कितना आ जाएगा बेटा, 0.52। ये बात क्लियर है। अब डेल्टा टीबी याद करो हम कैसे ओपन करते थे, टीएस माइनस टी नॉट या टी नॉट माइनस टीएस, बिल्कुल सही सर। बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा एलिवेशन होता है, तो टीएस माइनस टी नॉट, सही है सर। प्योर वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन सर, सही है, एग्जैक्ट 273.15 ऐड करते हैं ना बेटा। तो यहाँ पे देखो टीएस की वैल्यू माइनस 373.15 इज इक्वल टू 0.52 केल्विन। बेटा ऐड करोगे तो टीएस की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा बताओ, 373 पॉइंट, इधर कितना हो जाएगा 67, सही है ना बेटा, केल्विन। डन, ये आ गया ना 373.67 केल्विन, डन, एकदम पक्का। चलो आगे बढ़ते बेटा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ ln के वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर है बेटा, स्मॉल टी नहीं है, टेम्परेचर है। तो बेटा अरेनियस की याद आनी चाहिए, अरेनियस का पेरेंट इक्वेशन K इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन क्या होता है बेटा, आर टी के बराबर होता है। हाँ सर बिल्कुल होता है सर, दोनों तरफ ln ले लो, तो ln के इज इक्वल्स टू ln ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है बेटा, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो बेटा। ln की प्रॉपर्टी लगा लो, ln ए इंटू ln बी, सर तो ये हो जाएगा ln ए माइनस ln ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है बेटा। सर सही जा रहे हो सर एकदम, सर बेटा एकदम सही है। तो ln के तो हमारा क्या रहेगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे बेटा, तो ये तो c तो हमारा क्या रहेगा, इंटरसेप्ट रहता है। हमारे पास जो भी मेन पॉइंट होगा ये होगा, ये पावर होती आगे आ गया, तो ln ए माइनस ई ए अपॉन आर टी के बराबर हो गया। ये बात क्लियर है बेटा। ln के वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट करना है ना बेटा, 1/t का ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो देखो आपको डायरेक्टली स्लोप मिल जाएगा ना बेटा, स्लोप ही पूछा है ना, मुझे पता है y इज इक्वल्स टू एक्स के साथ जो भी कोई जुड़ा रहता है वो स्लोप रहता है, और साइन क्या रहेगी, माइनस के साथ, तो माइनस ई ए बाई आर। ये बात क्लियर है। ये क्वेश्चन में ln के वर्सेस 1/t था बेटा, स्मॉल आर नहीं था। ये बात क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन। बेटा फिजिकल एड्जॉर्प्शन मतलब सर ऐसा एड्जॉर्प्शन जो होते जा रहा है होते जा रहा है होते जा रहा है, यूनिमोलिकुलर लेवल नहीं फॉर्म करता, मल्टी मॉलिकुलर लेवल फॉर्म करता है। सर यूनिमोलिकुलर लेयर नहीं बनेगा, मल्टी मॉलिकुलर लेयर बनेगा। सर उसका कोई नेचर स्पेसिफिक नहीं रहता, दूसरा पॉइंट हुआ, बिल्कुल सही। तीसरी बात क्या होती है सर, कोई प्योर बॉन्ड नहीं देखने को मिलता, वैंडर बॉन्डिंग देखने को मिलती है सर। तो देखो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, सर गर्म कर दो, जितने लोग भी जुड़े थे फिर से उड़ जाएंगे सर। सेकेंड, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो, सर ये भी बात एकदम सही है। ये बात क्लियर है कि नहीं। इट रिजल्ट्स इनटू यूनिमोलिकुलर लेयर, सर ये तो गलत है, मल्टी मॉलिकुलर लेवल बनता है ना, यूनिमोलिकुलर तो केमी एड्जॉर्प्शन में बनता है। एक बार लेयर पूरी भर गई तो एड्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा नहीं, और वो कौन से केस में नहीं देखने को मिलेगा, केमी एड्जॉर्प्शन में। फिजी एब्जॉर्प्शन में तो क्या होगा, लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर, क्योंकि कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं बन रहा, वैंडर वाल फोर्सेस के थ्रू वो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है बेटा। तो आपका इनकरेक्ट ही पूछा है ना, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, डी होगा। डन, आगे बढ़ते।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिफाइंड बाय जोन रिफाइनिंग मेथड। तो बेटा जोन रिफाइनिंग मेथड याद करो भैया। तो जोन रिफाइनिंग मेथड में एक ऐसा चेम्बर होता था, मॉल्टन स्टेट वाले को ऐसे रखते थे, मोबाइल हीटर्स रहते थे, वो रोल होते थे, तो सारी इम्प्योरिटीज को अपने साथ गैदर करते थे। यहाँ पे आपके पास प्योर क्रिस्टलाइन मेटल सेटल डाउन हो जाता था और बीच वाले को मॉल्टन जोन बोलते थे। बेटा क्या बोलते थे? मॉल्टन जोन। और इसमें कौन कौन आपको सेपरेट होने को मिलता था? जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम। ये बात क्लियर है? तो सर विच ऑफ विल नॉट बी रिफाइंड? सर जी होगा, एस होगा, जीए होगा, सर एसएन का कोई रिलेशन नहीं है। सर आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। ये बात क्लियर है बेटा? समझ आ रही है कि नहीं बेटा? एकदम एनसीईआरटी की डॉट टू डॉट लाइन हमें पढ़नी है, हमें पढ़नी है और हमें पढ़ानी भी है। तो आप मैक्सिमम जुड़े रहो, एनर्जी पूरी होनी चाहिए। भले ठंड है, जिंदगी थोड़ी झंड हो गई है क्योंकि ऐसे एग्जाम्स है, प्री बोर्ड्स है सर पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। प्रिपरेशन एकदम, देखो दो ही बात होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर जब पड़ता है तभी डायमंड निकलता है। तो ये प्रेशर वाला टाइम है, आपको अपना परफॉर्मेंस डिमोटिवेट होके नहीं गैदर करना है, मोटिवेट होके गैदर कर। जितना भी टाइम है कड़क पढ़ाई करनी है बेटा, सही है? ठंडी है, जिंदगी झंड भी है, बोर्ड भी है, पर एटीट्यूड वही रखना है, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, सही है? द करेक्ट फॉर्मूला फॉर मस्टर्ड गैस, बेटा मस्टर्ड गैस का डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायरेक्ट टू डायरेक्ट लाइन है ClCH2CH2 SCH2CH2Cl हो जाएगा बेटा। डायरेक्ट सा क्वेश्चन था बेटा, बी वाला आंसर हो जाएगा इस केस में, ठीक है? अब आगे आ जाओ, PTCl EN होल ट्वाइस पोजेसेस विच टाइप ऑफ आइसोमर। बेटा पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढते, याद है लास्ट पेपर में हमने डिस्कशन किया था, जो नहीं आए थे वो जुड़ने की कोशिश करो बेटा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं है सर, 2 और 2 4। बहुत लोग ये गलती करते हैं बेटा, यही गलत हो गए सर। EN अभी हमने देखा बाइडेंटेड लिगेंड है, एक इकलौता, दो लोगों के मेटल की 2 वैलेंसी बढ़ रहा है, यानी एक से कितने लोन पेयर जा रहे हैं बेटा? 2 लोन पेयर जा रहे हैं, तो 2 EN होंगे तो टोटल कितना जा रहा होगा? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर याद है बेटा क्या होता था? हमारा मेटल कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो 4 और Cl के 2 होते हैं, तो बेटा 6 हुआ। 6 के लिए जग जाए एक ही शेप होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल शेप रहता है। और ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा दिखता है बेटा? मेटल, अपनी किताब के बीचों बीच एक मेटल रख दो, सारे वर्टिसेस के पास आपके क्या रहेंगे? लिगेंड्स। किताब के ऊपर से लिगेंड और किताब के नीचे से लिगेंड जाएगा बेटा, किताब ही रखना आगे। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर है? ये ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया बेटा, ऐसे ऑक्टाहेड्रल शेप बनता है। अब मुझे देखना है इसमें कौन सा आइसोमर है, तो मैं फिट करूंगा, ठीक है? तो मेरे पास स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? M, यहाँ पे Cl और Cl एक दूसरे के सामने आ जाएंगे बेटा, 2 बाइडेंटेड लिगेंड, ऐसे EN और EN हो जाएंगे। एक केस तो ये बनेगा, ये सेम वाले 180 डिग्री पे है, तो कौन सा केस बना बेटा? हाँ, ट्रांस। इसका दूसरा भाई कौन होगा? और क्या ट्रांस आइसोमर कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव होता था? नहीं, क्यों? क्योंकि उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लास्ट पेपर में डिस्कशन किया था प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो ये क्वेश्चन आते ही है, रिपीटेडली आते हैं, इनको बहुत IMP मार्क करके रखना है बेटा, सही है? प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ऐसा काटो 2 भाग में सेम कटे। प्लेन ऑफ सिमेट्री है ट्रांस में, तो ट्रांस वाले में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर GI तो आपने बना दिया, ट्रांस और सिस किस में आते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। अब इसका सिस वाला फॉर्म क्या रहेगा? M इधर बेटा, Cl बगल में 90 डिग्री पे, यहाँ EN हो जाएगा बेटा, यहाँ और यहाँ इस तरफ EN आ गए बेटा। ये कौन सा आइसोमर बना? सिस। और आप कैसे भी काटो सिमेट्रिक में नहीं कटेगा, तो इसका सिस वाला फॉर्म जो रहता है वो ऑप्टिकली एक्टिव रहता है बेटा। क्या रहता है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो कौन से आइसोमर को वो पोजेस करता है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर पे ही शेप के बारे में पता चलेगा। शेप पता तो सब कुछ पता बेटा, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल बोथ। क्या दोनों फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है? सर ट्रांस वाला कभी नहीं होता, क्योंकि उनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। सिस वाले में आपको कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस? सर यहाँ ना खेल उल्टा होता है। 2 मैंने वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए थे लास्ट पेपर में, जो आए थे, जो अभी भी आए, जुड़ने की कोशिश करो बेटा। SFL और WFL, एनर्जी पूरी हाई होनी चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही सीन है। SFL और WFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ना बेटा, वो लो स्पिन बनाते हैं। लगेगा ना बुरा लग रहा है आपको?
सर स्ट्रांग वाले को तो हाई बनाना चाहिए, बुरा लगेगा तभी याद रहेगा कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कैसा स्पिन बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स लो स्पिन, यानी इनर डी वाले इनर ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। किनको इन्वॉल्व कर रहे होते हैं? इनर ऑर्बिटल्स को। वीक फील्ड लिगेंड सर बुरा लग रहा है, वीक को हाई स्पिन देना पड़ रहा है, वीक को क्या देना पड़ रहा है? हाई स्पिन। और वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? आउटर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, यानी यहां पे आपको वो sp3d2 वाला केस देखने को मिलता है, और यहां कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है? d2sp3। सर अब रूल याद रखना, सर ये क्या है सर, ये कौन सी भाषा लिखी? सर डेल्टा ओ का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSC, और पी मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी। सर लीगेंड वही काम करता है, आपको आपके घर में मम्मी बोले भैया सिलेंडर उठाओ और कुर्सी उठाओ, क्या उठा के रखोगे? कुर्सी। क्यों? क्योंकि कुर्सी उठाने में एनर्जी क्या लगती है बेटा? कम लगती है। तो बस वैसी तरीके से केमिस्ट्री भी एक्ट करता है बेटा, क्या करेगा? वही काम करेगा जिसमें एनर्जी कम लगती है। तो ध्यान से देखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में ना हम ये बोलते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। किस केस में बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाएंगे? पेयर करवाएंगे। याद है वो नीचे वाले बक्से सर T2G, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए सारा दिमाग लगा रहे हैं सर, EG सेट। फोर्थ, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, ना कि ऊपर कूदेगा। बट वहीं पे अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? वीक फील्ड लिगेंड के लिए, तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है बेटा? पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू। तो सर सही पकड़े, बस। तो वो पेयर करवाएगा क्या? नहीं सर, वो क्या करेगा? चौथे इलेक्ट्रॉन को ऊपर जंपिंग जपांग ऊपर कूदाएगा सर, EG सेट में कूदाएगा। ये बात क्लियर है? तो इसका आंसर मिल गया ना आपको बेटा, क्या हो जाएगा आंसर? पेयरिंग एनर्जी विल बी ग्रेटर देन स्प्लिटिंग एनर्जी, बी वाला केस हो जाएगा। डन, आगे बढ़ते। तो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड? बेटा बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छुपा हुआ क्वेश्चन है बेटा। फिनॉल को जब क्रोमिक एसिड यानी जैसे K2Cr2O7 H2SO4 के प्रेजेंस में जब मैं हीट करता था तो डाई कीटोन ग्रुप मिलता था सर। डाई कीटोन याद है बेटा? बेंजीन ही रहता था, आमने सामने वाली दीवार पे पाई बॉन्ड आ जाता था, ऊपर CO पाई नीचे CO पाई। सर डाई कीटोन ग्रुप बोला जाता है सर इसको, क्या बोलते हैं? डाई कीटोन ग्रुप बोलते हैं सर इसको। सर डाई कीटोन तो ऑप्शन में नहीं है। हाँ, तो डाई कीटोन का दूसरा नाम होता है बेंजोक्विनिनोन। क्या होता है बेटा? बेंजोक्विनिनोन। ये बात क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। डन, आगे बढ़ते बेटा। अंडर आइडेंटिटी कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? बेटा पेपर वन में हमने बात देखी थी कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, जो नहीं आए थे पेपर वन में, बुरा मत मानो भाई, आपके लिए फिर से ये कंसेप्ट लेके आया है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये इनवर्स रिलेशन होता है सर। ब्रांचिंग मतलब क्या होता है सर? अगर ये 4 कार्बन बना है, इसमें एक भी ब्रांचिंग नहीं है सर, बस इसी 4 कार्बन को 3 और 1 नीचे लिख दो, नंबर ऑफ कार्बन तो 4 है, पर ये ब्रांच्ड कहलाएगा और ये नॉन ब्रांच कहलाएगा। ये बात क्लियर है बेटा? समझ आ रही है कि नहीं ब्रांचिंग क्या होती है? तो प्रोपेन 1 ऑल कितने कार्बन है बेटा? 3। ब्यूटेन 1 ऑल कितने कार्बन है बेटा? 4। 2 मिथाइल 2 प्रोपेन 2 ऑल। सर नाम से ही पता चल रहा है कि ऊपर नीचे कुछ ना कुछ जाएगा, ब्रांचिंग आएगी, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा। हाईएस्ट ढूंढना है सर। ब्यूटेन 2 ऑल, सर ब्यूट 4 को तो हाईलाइट कर रहा है, बट 2 का मतलब क्या होता है बेटा? दूसरे कार्बन पे OH है। अब OH ब्रांचिंग में तो पार्टिसिपेट कर रहा है, या तो ब्यूटेन 1 ऑल सीधा का सीधा है बेटा। हाईएस्ट किसका होगा? बी वाले का। 3 में तो 3 कार्बन है, इन दोनों में क्या है बेटा? 4 कार्बन है, तो रेस तो इन्हीं दोनों की चल रही थी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसैकेराइड? बेटा स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन सब पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल होता है। डायरेक्ट लाइन है बेटा। सुक्रोज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकेराइड बेटा। डन, आगे बढ़ते बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम? ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता था?
अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और एक्सियल एंगल्स के लिए बात क्या होती थी, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, नहीं होता था। दैट इज ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ऐसा मिलता जुलता एक और जगह देखने को मिलता था, मोनोक्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी रहता था, पर अल्फा इक्वल्स टू गामा दैट इज नॉट इक्वल टू बीटा रहता था बेटा। और एक और होता था ट्राइक्लिनिक बेटा, उसमें तो कोई भी अल्फा ना तो बीटा ना तो गामा कोई एक दूसरे के बराबर नहीं होता था, और ये कंडीशन तब भी होल्ड करती थी, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। डन बेटा, हमारे काम का तो बस यही है ऑर्थोरोम्बिक, पर ये रिवीजन होना चाहिए, इसके लिए भी डायरेक्ट एनसीईआरटी पे आपको चार्ट दिया हुआ है, प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बात याद रखना आप लोग। डन। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। बेटा Al2 होता है या Al200 होता है या तो 300 होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्यूमिनियम पेरेंटली कौन से ऑक्सीडेशन नंबर पे, उससे फर्क पड़ता है। तो मैं देखता हूँ एक एल्यूमिनियम Al2O3 में पूरे मॉलिक्यूल पे 0 चार्ज है, एक एल्यूमिनियम X2X हो जाएगा, -3 इंटू 2 करेंगे तो 2x बराबर 6x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। यानी हमारा भोला वाला एल्यूमिनियम +3 पर बैठा हुआ है सर। अब उसको डिपॉजिट होना है यानी Al0 पे जाना है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन खा रहा है बेटा, 3। 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 3 फैराडे कितने वेट के लिए, 27 ग्राम। बेटा एक एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27। अब आपको कितना बोला है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ताकि 40 ग्राम बने, सर आ गया, हाँ 3 फैराडे 27 ग्राम के लिए, 40 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, अरे सर क्रॉस मल्टीप्लाई, सर हम तो फेमस है सर, राहुल सर के स्टूडेंट है सर। x इंटू 27 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 3 सर, x इज इक्वल्स टू 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 27, 3 1 जा 3 9 जा 40/9 आ गया सर। 40/9 को करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा सर। 4.44 की रेंज एक ही दिख रही है सर, आंख बंद करके आंसर बी टिक कर देंगे सर। एल्यूमिनियम 2 है, उसमें मत फंसना बेटा। कोई लोग बोलेंगे कि 2 एल्यूमिनियम है, 2 मान के चलो, अरे यहाँ 2 मानोगे तो इलेक्ट्रॉन को भी 2 गुना करना पड़ेगा ना, 6 हो जाएगा। अल्टीमेटली रिलेशन तो सिंपल वाला ही लेंगे ना, सही है कि नहीं, बात समझ आ रही है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते बेटा। विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, बेटा ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कायरल कार्बन होता है बेटा, कायरल कार्बन प्रेजेंट रहता है। एंड व्हाट इज अ कायरल कार्बन बेटा, कायरल कार्बन यानी ऑल 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट ग्रुप्स। और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए बेटा। एक एक करके स्ट्रक्चर बनाते, 2 ब्रोमोब्यूटेन सर, 1 2 3 और 4, 2 पे ब्रोमो है सर, Br आ जाएगा, यहाँ पे CH3 है, या CH2 रखोगे या CH3 रखोगे सर, Et ग्रुप होता है सर। कैसे Et लिखा सर, CH2 CH3 को ही तो C2H5 बोलते हैं, यानी दिस इज नोन एज इथाइल ग्रुप सर। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, इथाइल। दिस इज मिथाइल सर, और ये ब्रोमीन है सर, और यहाँ बचा कौन, हाइड्रोजन सर। पहला ऑप्शन ही मैच कर गया, 4 अलग अलग वैलेंसी हुई ना इस कार्बन के अराउंड, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक इथाइल और एक ब्रोमीन। और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बेटा, sp3 सर, 2 ब्रोमोब्यूटेन। चेक कर लेना बेटा, बाकी सब में से कोई भी आपको कायरल सेंटर नहीं देखने को मिलेगा। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा। व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट बाय रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विथ फॉर्मल्डिहाइड बेटा, फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCO5H, दिस इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड बेटा। फॉर्मल्डिहाइड को इथाइल बेटा, ब्रेक करके पढ़ो, मैग्नीशियम, हाँ ब्रोमाइड सर, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड सर। एक साइंटिस्ट हुआ करता था 10th चैप्टर में, ग्रिग्नार्ड, उसने एक अपना रिएजेंट दिया था जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं सर। अभी मैंने इथाइल लिखना सिखाया, C2H5 है, मैग्नीशियम मतलब Mg होता है, और ये क्या होता है बेटा, Br। याद करो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन का टारगेट CO5 हमेशा रहता है, C2H5 हमेशा ब्रेक होगा। मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो एल्काइल ग्रुप किस में टूटेगा, -CO5 बॉन्ड टूटेगा, माइनस इधर भागेगा। ये प्रिपरेशन अल्कोहल की भी होती है। फॉर्मल्डिहाइड कितने डिग्री के अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, 1 डिग्री के, जब भी वो किसके साथ रिएक्शन करता है, ग्रिग्नार्ड। तो आंसर देखो HC,
यहाँ O के पास H आ ही जाता है बेटा, O के H की टेंशन मत लिया करो, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, वो हाइड्रोलाइसिस वाला स्टेप नहीं लिख रहे, C2H5 आ गया। देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे एक ही कार्बन जुड़ा है ना, C2 को 2 कार्बन मत बोलना, C2H5 कैसे खुलता है, CH2CH3 जैसा खुलता है। ये बात क्लियर है कि नहीं बेटा? तो यानी क्या होगा, 1 डिग्री का क्या फॉर्म हो रहा होगा बेटा, एल्कोहल। अगर आप नामकरण करने जाओगे तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, बताओ क्या मिलेगा बेटा, प्रोपेन 1 ऑल। सही है बेटा, ए ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, आप इसको थोड़ा सॉर्टेड वे में लिखने जाओगे तो CH2OH, यहाँ क्या लिखोगे, CH2 और CH3, नंबरिंग 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रॉप एन और 1 ऑल। ये बात क्लियर है बेटा? ऐसे ही आंसर आ गया। आपको यही ट्रिक पता होनी चाहिए। अगर फॉर्माल्डिहाइड यूज हो रहा है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है सामने, तो 1 डिग्री का अल्कोहल है बेटा। अगर कोई भी एल्डिहाइड फैमिली का अगर यूज होता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं तो कितने डिग्री का अल्कोहल बनता है, 2 डिग्री का। बनता अल्कोहल ही है जब भी कार्बोनिल कंपाउंड्स को यूज करते हैं, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। और कितने डिग्री का अल्कोहल बनेगा बेटा, 3 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। ये बात समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ आना भी चाहिए भैया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विथ एल्कोक्साइड आयन, बेटा स्पेलिंग पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ भाई। विच कंपाउंड विल गिव द बेस्ट रिजल्ट इन विलियमसन सिंथेसिस? सर विलियमसन सिंथेसिस जब भी आपके दिमाग में आए ना तो रोना आना चाहिए, आपको रोना याद आना चाहिए। सर रोना क्यों करवा रहे हो सर? सोडियम एल्कोक्साइड, थोड़ा अलग से लिख दिया सर, याद रहेगा। रोना भी चलेगा और अरोना भी चलेगा सर। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है कि विलियमसन सिंथेसिस किसका एग्जांपल होता है, थ्योरी के लिए भी बात बता रहा हूं, SN2 का। SN2 में एल्काइल हैलाइड सबसे अच्छा कब रिएक्शन करता है, या तो जब CH3X हो या तो 1 डिग्री का हो। ये बात क्लियर है? और विलियमसन सिंथेसिस में ईथर मिलता है बेटा, ROR डैश। ROR डैश किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ईथर्स का फॉर्मूला होता है। किसका ये फॉर्मूला होता है, ईथर्स। देखो सर एल्कोक्साइड आयन मतलब होता है RONA, रोना, रोना। Na मतलब होता है सोडियम। टूटेगा, टूटेगा तो टूटेगा कैसे टूटेगा, प्लस में टूटेगा, O को देके जाएगा माइनस। RO माइनस को ही बेटा एल्कोक्साइड ग्रुप बोला जाता है। कौन सा ग्रुप बोला जाता है, एल्कोक्साइड। ये बात क्लियर है? अगर R भी ले सकते हो, AR भी ले सकते हो, क्योंकि इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। हमारा ये एल्काइल हैलाइड का R जो रहता है या तो वो 1 डिग्री का हो या तो कोई डिग्री का नहीं हो सर। ये बात क्लियर है? तो सिंपली मेरे पास क्या मिलेगा बेटा, इस R को R डैश लिख लेते, ROR डैश, या R होगा या AR होगा। तो याद रखना विलियमसन सिंथेसिस जब भी नाम ध्यान में आए, रोना याद आना चाहिए, रोना ही आना चाहिए, रोना नहीं सर, अरोना भी याद आना चाहिए। ये बात क्लियर है बेटा? तो सबसे बेस्ट कब रहता है, जब CH3X रहता है या तो 1 डिग्री का रहेगा। तो देखो CH3 CH2 Cl कितने डिग्री का एल्काइल हैलाइड है बेटा, 1 डिग्री का। CH3 2 जुड़े हैं और Cl है, कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। विलियमसन सिंथेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा नहीं, क्योंकि SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है बेटा, CH3X, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री। सर 2 डिग्री और 3 डिग्री तो दूर दूर तक नहीं करते सर, उनको रेस में ही नहीं लेने का। फिर आ जाओ सर, ये 3 डिग्री का हो गया, सर ये भी 2 डिग्री का हो गया, सर आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। ये बात डन है बेटा, समझ आ गई? तो विलियमसन सिंथेसिस में रोना याद आना चाहिए। रोना को किसके साथ ट्रीट करते हैं, एल्काइल हैलाइड में। विलियमसन सिंथेसिस किसका एग्जांपल होता है बेटा, SN2 रिएक्शन का। डन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स? तो बेटा देखो सेल्यूलोज के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, सेल्यूलोज के, ठीक है, सेल्यूलोज के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे सेल्यूलोज नाइट्रेट हो गया, सेल्यूलोज एसीटेट हो गया, ये सब होते हैं ना सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स की रेंज में काउंट होते हैं। डायरेक्ट NCERT की डेफिनेशन बात है तो आपको ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज नाइट्रेट। सही है, सेल्यूलोज एसीटेट भी होता तो वो भी उसी की कैटेगरी में फॉल करता। बेटा यहाँ पे हमारा पेपर 2 ओवर हो गया। तो अब आपका एम ये रहना चाहिए कि आप मैक्सिमम 100 क्वेश्चन में से सबसे ज़्यादा कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कंसेप्ट डेवलप करना है। ये बात क्लियर है? मैं और 8 पेपर और ज़्यादा पेपर्स के साथ आएंगे और नए नए कंसेप्ट, और पूरी तरीके से जो कंसेप्ट सीख रहे हैं उनको और बेस्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। ये बात याद रखिए कि भले बोर्ड का टाइम पास आ रहा है बट हमारा कॉन्फिडेंस कम होने की जगह 4 गुना बढ़ना चाहिए। ये बात क्लियर है? चलो ऑल द बेस्ट बेटा।